Chapter 1, Section 149, Subsection 1 and 3. Minimum number of directors, public company 3, private company 2, OPC 1. मैक्सिमम डायरेक्टर्स हो सकता है 15, 15 से ज़्यादा करना है तो एसआर करना होगा. ये वाला सेक्शन नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी प्रोवाइडेड कंप्लाई विथ सेक्शन 92 एंड 137. 92 एनुअल रिपोर्ट, 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अच्छा, articles of association AOA may provide for a lower limit of maximum number of directors. उसके बाद कंपनी में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए था. कौन सा टाइप का कंपनी में? 2 टाइप का कंपनी में. पहला लिस्टेड कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी कौन सा? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा हो और टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा हो. दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू है. ये दोनों जो पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर देखना है वो लास्ट ईयर का देखना है. अगर वैकेंसी हो तो 3 महीना में वैकेंसी फिल करना है, या फिर बोर्ड मीटिंग विच एवर इज़ लेटर, मतलब अगला 3 महीना या फिर उसके बाद वाला बोर्ड मीटिंग विच एवर इज़ लेटर. और अगर नया कंपनी है तो 6 महीने के अंदर वुमेन डायरेक्टर रखना है. इसके बाद अगर कोई ये है सबसेक्शन 3, अगर रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए हर कंपनी में एक ठो. रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर विच इज़ a director who has stayed in India for more than or equal to 182 days during the current financial year. Section 149 subsection 4 independent director, which this section is not applicable to private companies. Independent director होना चाहिए किस कंपनी में? अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो जितना टोटल डायरेक्टर्स है उसका 1/3, 1/3 अपर राउंड ऑफ. और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 2, तो कम से कम 2, तो कम से कम 2. लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सा? सारा नहीं, लिमिटेड. कौन सा? 10, 100, 50. पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 क्रोज, टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 क्रोज, एंड उधारी मोर देन 50 क्रोज. लास्ट वाला में मोर देन है, बाकी सब में मोर देन इक्वल टू है. उधारी मतलब आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट. उसके बाद ये जो ऊपर वाला रूल है, मतलब ये कंपनी वाला अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वाला, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू जॉइंट वेंचर्स या होली ओन्ड सब्सिडीरीज या फिर डोरमेंट कंपनीज. इसका भी सेम वुमेन डायरेक्टर जैसे अगर इंटरमीडिएट वैकेंसी हो गया तो अगला 3 महीना में फिल करना है, या फिर बोर्ड मीटिंग उसके बाद भी है तो भी चलेगा, मतलब विच एवर इज लेटर. ये तीनों साल तक अगर कोई प्रोविजन पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन 10, 100, 50 अगर एप्लीकेबल नहीं हुआ तो फिर हम लोग छुट्टी दे सकते हैं आईडी को. इसके बाद आईडी कौन कौन बन सकता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन बन सकता है? आईएमपी, डॉग्स, एफवीएनके. आईएमपी में आई, इंटीग्रिटी होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड. आईएमपी का एम, एम स्टैंड्स फॉर मॉनिटरी रिलेशनशिप विद कैश, या फिर प्रमोटर डायरेक्टर ड्यूरिंग दी 2 फाइनेंशियल ईयर्स और करेंट ईयर प्लस करेंट ईयर. अब इसमें भी थोड़ा सा छूट है. डायरेक्टर को पैसा मिल सकता है, रेम्यूनरेशन. डायरेक्टर का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एएलपी, आर्म्स लेंथ प्राइस इन दी ओसीओपी, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो सकते हैं. और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डायरेक्टर का टोटल इनकम का 10% से कम होगा. ये तीनों होगा तो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा, लेन देन कर सकते डायरेक्टर से. तीसरा आईएमपी का पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर ऑफ कैश. वो कैश का प्रमोटर नहीं हो सकता है, या फिर वो प्रमोटर का रिलेटिव नहीं हो सकता, और रिलेटिव का डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं हो सकता है. या तो वो प्रमोटर नहीं हो सकता है नहीं है, हो भी था भी नहीं, या फिर वो रिश्तेदार नहीं है प्रमोटर का, या रिश्तेदार नहीं है डायरेक्टर का. इसका मतलब ये भी हुआ कि वो डायरेक्टर हो सकता है खुद, लेकिन डायरेक्टर का रिश्तेदार आईडी नहीं बन सकता है. इसके बाद डीओजीएस. डीओजीएस का सबसे पहले डी, डी स्टैंड्स फॉर इंडेटेड. इंडेटेड टू कैश और पीडी, प्रमोटर डायरेक्टर टू कैश और पीडी मोर देन 50 लाख रुपीज, मोर देन 50 लाख रुपीज टू एफ वाई प्लस सी वाई. डीओजीएस का ओ, अदर रिलेशनशिप विथ कैश मोर देन 2% ऑफ आदमी का टर्नओवर या आदमी का टोटल इनकम. इसमें प्रमोटर डायरेक्टर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ कैश लिखा हुआ है, ठीक है. उसके बाद जी, जी में है गारंटी फॉर और सिक्योरिटी फॉर द इनडेटेडनेस. डी वाला अगर डेट के लिए कोई गारंटी दिया है जी से, तो किसको? कैश को या पीडी को? कैश को या प्रमोटर डायरेक्टर को? 50 लाख से ज़्यादा, मोर देन 50 लाख फॉर 2FI प्लस CY, ठीक है. और एस, अगर कोई सिक्योरिटी होल्ड करता है वो कैश में
क्योंकि पीडी का तो होल्डिंग कर सकता है, तो कैश में 2FI प्लस CY। इसमें भी थोड़ा सा छूट है कि अगर वो 50 लाख से मतलब कम का करता है तो चलेगा, 50 लाख का भी करता है तो भी चल जाएगा, और 2% ऑफ कैश का पेड अप शेयर कैपिटल से भी कम करता है तो चलेगा। ठीक है, देखो फिर से देखते हैं। मतलब जो DOGS का डी है उसमें कैश है और पीडी है, और मोर देन 50 लैक्स है, 2FI प्लस CY। ओ में सिर्फ और सिर्फ कैश है, पीडी है नहीं। उसमें 2% ऑफ टर्नओवर, मतलब ओ स्टैंड्स फॉर अदर पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद टर्नओवर या ग्रॉस टर्नओवर या इनकम आदमी का उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और DOG, जी मतलब गारंटी नहीं देना चाहिए कैश को या फिर पीडी को के लिए, मतलब 50 लाख से ज़्यादा का, या फिर एस सिक्योरिटी नहीं होल्ड करना चाहिए कंपनी में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, थोड़ा सा कितना, मतलब 50 लाख से कम का फेस वैल्यू का, या फिर 2% ऑफ पेरिश कैपिटल। अच्छा, ये जो DOGS है ये रिलेटिव के, मतलब उसका रिलेटिव के लिए एप्लीकेबल है। IMP आदमी के लिए, डॉग्स रिलेटिव के लिए, और FVN के दोनों के लिए, आदमी के लिए भी रिलेटिव्स के लिए भी। FVN के मतलब F स्टैंड्स फॉर फर्म। वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए, पार्ट नहीं होना चाहिए, किसका, फर्म का। कौन सा फर्म का, CA फर्म, CS फर्म, या कॉस्ट ऑडिटर का फर्म, किसका, कैश का। या फिर वो कोई ऐसा फर्म का एम्प्लॉय, पार्टनर, प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए जो फर्म लीगल या कंसल्टेंसी का काम करता है उस फर्म के साथ, और जिसका ट्रांजैक्शन 10% से ज़्यादा हो पूरा टर्नओवर का, किसका, फर्म का। जैसे कि कंपनी उस फर्म से काम कर रहा हो जिसका फर्म का टोटल टर्नओवर से 10% से ज़्यादा का उसको बिजनेस ला के दे रहा हो, तो उस फर्म का कोई पार्टनर, प्रोप्राइटर या एम्प्लॉई नहीं हो सकता। ये हो गया एफ के बाद वी, उस अलॉन्ग साइड विथ रिलेटिव, वो 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर नहीं होल्ड सकता कंपनी का, नॉट कैश, कंपनी का। ऊपर वाला में फर्म कैश लिखा था, एम्प्लॉय, प्रोवाइडर, पार्टनर और फर्म का, लेकिन इसमें वोटिंग पावर में सिर्फ कंपनी लिखा है। FVN, एन सेट पर वो एनपीओ का वो CEO या डायरेक्टर नहीं हो सकता। कौन सा एनपीओ का, जिसका पूरा रिसीट का 25% से ज़्यादा कैश से आता हो, या फिर पीडी से आता हो, और या फिर वो एनपीओ होल्ड करता हो वोटिंग पावर इन कंपनी मोर देन 2%। मतलब जो हम लोग FVN के कर रहे हैं उसका F वाला में कैश है और 10% है, V वाला में 2% है कंपनी का, N में 25% है टोटल रिसीट का, और 2% ऑफ कंपनी, मतलब 25% फ्रॉम कैश पीडी एंड 2% ऑफ कंपनी, थोड़ा सा ऐसे है। और फिर लास्ट में वो KMP नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कैश का, फॉर लास्ट 3 FY। ये FEN के में कहीं FI CY इन लोग नहीं किया, सिर्फ इसी पॉइंट में किया KMP वाला में जो है एम्प्लॉय या KMP या एम्प्लॉय ऑफ कैश नहीं हो सकता फॉर 3 ईयर। अच्छा, इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि रिलेटिव एम्प्लॉय रह सकता है पहले, लेकिन क्योंकि ये जो FAN के पूरा इंसान जिसको हम लोग डायरेक्टर बनाने का सोच रहे हैं उसका और रिलेटिव दोनों के लिए देख रहे हैं, लेकिन एक के पॉइंट के लिए वो या उसका रिलेटिव KMP नहीं हो सकता, लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता। रिलेटिव एम्प्लॉय हो तो चलेगा। ये छोटा सा डिफरेंस था। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन था 149(4). कौन बन सकता है क्या 149(6)? उसमें एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया, वो था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स एनी डायरेक्टर अदर देन MD, W2D एंड नॉमिनी डायरेक्टर। उसके नीचे का फिर क्राइटेरिया जो IMP डॉग्स FAN का है, मतलब डायरेक्टर अदर देन MD, WTD, नॉमिनी डायरेक्टर, डायरेक्टर अदर देन MD, WTD, नॉमिनी डायरेक्टर। 149(7) से आगे कंटिन्यू करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 3 बार बोलना पड़ेगा, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। पहली बार द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विच ही अटेंड एवर। सेकेंड, the first board meeting of every financial year. And third, whenever there is a change in circumstances which may affect his status as an ID. उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड अबाइड बाई द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 4। ये है 149(8), 4 का डबल 8। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसको रेम्यूनरेशन मिल सकता है सिटिंग फीस का, या फिर वो कुछ खर्चा पानी हुआ, रिम्बर्समेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मीटिंग, या फिर प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, लेकिन वो मेंबर से OR से अप्रूव होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आया है कि
अभी इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो तो तब भी उसको शेड्यूल 5 के हिसाब से मिल सकता है, पहले नहीं मिल सकता था। उसका टर्म होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का 5 साल, कंटिन्यूअस कंजिक्यूटिव पीरियड ऑफ 5 ईयर्स मैक्सिमम है वो, कम का भी हो सकता है। उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है फिर से 5 साल के लिए, फिर उसके बाद कूलिंग पीरियड होगा 3 साल का, लेकिन उसका मैक्सिमम पीरियड होगा 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स, मतलब 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स, या फिर पहला साल थोड़ा कम के लिए आया था फिर उसके बाद फिर 5 ईयर्स वैसे। उसको उसके बाद से फिर कूलिंग पीरियड, और उसके बाद उस कूलिंग पीरियड के बीच में ही शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी कैपेसिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसी सब हरकतों, एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन के लिए लायबल होगा जिसके लिए विच अकर्ड विथ हिज नॉलेज, विच अकर्ड विथ हिज कंसेंट, और वेयर ही हैज़ नॉट एक्टेड डिलीजेंटली, और तीसरा है विच वॉज एट्रीब्यूटेड टू द बोर्ड प्रोसेस। लास्ट पॉइंट है कि जो रोटेशन वाला सेक्शन है 152 6 और 7 दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन 149(13). सेक्शन 150 मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आईडी एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ आईडी। डेटा बैंक कौन बनाएगा? IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये मेंटेन करेगा। इसमें सब नाम, एड्रेस, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, लीगल प्रोसीडिंग्स वो सब रहेगा। पर्सन एलिजिबल एंड विलिंग टू एक्ट, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस का कंपनी का रहता है कि किसको कैसे चूज़ करें, वो लोग बस डेटा डालते हैं। एग्जिस्टिंग आईडी जो लोग है, जब एक्ट बन रहा था या फिर जो लोगों को बनना है, वो लोग इसमें अपने आप को रजिस्टर कराएगा। डिन होना ज़रूरी नहीं है, 3 पीरियड के लिए होता है, 1 साल, 5 साल, लाइफ टाइम, सबका अलग अलग फीस होता है। रिन्यूअल 30 दिन के अंदर होता है एक्सपायरी के, अगर 1 साल या 5 साल वाला लिए है तो डिक्लेरेशन देना पड़ता है 149(7) का, कि मतलब वो मतलब वही इंडिपेंडेंट वाला। और फिर एक एग्ज़ाम होता है, SAT बोलते हैं उसको, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, उसमें कोई अटेम्प्ट नहीं होता है, 2 साल के अंदर दे देना पड़ेगा रजिस्टर होने के लिए, तो नाम हटा दिया जाएगा, स्टार्टिंग वाली चीज़ के लिए था। टेस्ट नहीं एप्लीकेबल है अगर आप 3 साल या उससे ज़्यादा डायरेक्टर रह चुके हैं कोई लिस्टेड कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 के ऊपर है, या फिर कोई लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया के बाहर वाला, या कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में। तो और भी बहुत सारे अलग रहे कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सब में रहे, कुछ कुछ है वो मैं याद नहीं करूँगा। तो उसके आगे है कि अगर आप CA हो, CS हो, CMA हो, एडवोकेट हो, 10 साल से एक्सपीरियंस हो, CB, RBI, ये सब में है, तो आपको भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 151 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाई स्मॉल शेयर होल्डर, SSH, SSD भी बोल दो, SSD स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का है। सबसे पहले स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है? स्मॉल शेयर होल्डर वो होता है जो शेयर्स होल्ड करता है जिसका नॉमिनल वैल्यू इज नॉट मोर देन 20,000। इसका मतलब 1999 भी चलेगा, 2020 भी चलेगा, लेकिन 20,000 1 रुपया नहीं चलेगा, वो स्मॉल शेयर होल्डर हो। अच्छा, अब बहुत सारा स्मॉल शेयर होल्डर एक साथ बैठ के रिक्वेस्ट करे तो कंपनी कर सकता है। कितना स्मॉल शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? नॉट लेस देन 1000, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। वो लोग नोटिस भेजेगा, या फिर कंपनी सुओ मोटो चाहे तो अपॉइंट कर सकता है। अच्छा, वो लोग नोटिस भेजेगा तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो लोग नोटिस मान के कंपनी अपॉइंट कर देगा, कंपनी के डिस्क्रिप्शन में होगा कि वो लोगों को अपॉइंट करना है कि नहीं करना है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे उसका प्रोसेस आएगा वो लोगों का नोटिस भेजने का। वो सब छोटे छोटे SSH लोग नोटिस भेजेगा एटलीस्ट 15 दिन, 14 दिन बिफोर, 14 दिन बिफोर नोटिस के वो लोग मीटिंग के वो लोगों को नोटिस भेजना होगा। नोटिस में लिखा होगा नाम, वो लोग खुद का नाम, वो लोग के पास कितना शेयर्स या कोई फोलियो नंबर, ये सब वैसे, और किस आदमी को प्रपोज कर रहा है वो लोग SSD बनाने। अच्छा, एक और बात, किसी आदमी को भी SSD के लिए प्रपोज कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो आदमी को हम लोग स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं वो खुद से एक स्मॉल शेयर होल्डर हो या फिर वो एक शेयर होल्डर ही हो, किसी को भी हम लोग बनाया जा सकता है। जो SSD होगा उसका एक स्टेटमेंट भी लगेगा कि उसका डिन रहेगा उसमें कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है 164 के अंदर, और उसका कंसेंट, 3 चीज़, उसका डिन, ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर 164, एंड हिज कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को भी आईडी मान सकते हैं अगर वो 149(6) और 7 का कंडीशन फुलफिल करे। 149(6) मतलब IMP, डॉग्स, FAN के, और 7 मतलब इंडिपेंडेंस वाला। अच्छा, SSD इज़ नॉट लायबल टू बी रिटायर्ड बाई रोटेशन। अच्छा, और इसका टेन्योर रहेगा 3 साल,
ही इज़ नॉट एलिजिबल टू फॉर री अपॉइंटमेंट, मतलब 3 साल, फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड, फिर उसके बाद वापस होना तो हो सकता है। वो ऑफिस वैकेट कर देगा अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया 164 में, या फिर वैकेट हो गया 167 में, या फिर अगर वो FVN के डॉग्स वाला 149(6) वाला कोई क्राइटेरिया को तोड़ दे तो। अच्छा, एक बार में SSD 2 कंपनी में रह सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा में नहीं रह सकता। अच्छा, और जो 2 कंपनी में SSD रहेगा, वो 2 कंपनी भी आपस में कन्फ्लिक्टिंग या कंपीटिंग बिजनेस में नहीं होना चाहिए। सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, उसमें सबसे फर्स्ट सबसेक्शन में फर्स्ट डायरेक्टर कैसे होता है, वो प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA के हिसाब से रख दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है उसमें, तो जो MOA को सब्सक्राइब कर रहा है, जो इंडिविजुअल्स जो एक्चुअली फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू MOA है, वो डीम माना जाएगा। वो लोग कब तक रहेगा, वो लोग रहेगा जब, मतलब जब तक असली डायरेक्टर लोग अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अच्छा, OPC रहा तो जो एक आदमी है उसी को डायरेक्टर मान लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड में। हर डायरेक्टर को GM जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा, एक्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे आगे 161, 1, 2, 3, 4 वाला। उसके बाद कोई पर्सन को डायरेक्टर नहीं हम लोग बना सकते जब तक उसके पास डिन नहीं हो। माइनर डिन ले नहीं सकता, इसलिए टेक्निकली कोई माइनर डिन डायरेक्टर बन नहीं सकता। अच्छा, उसको डिन के साथ साथ ये डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि वो 164 में डिस्क्वालीफाइड नहीं है, और उसको कंसेंट भी देना पड़ेगा। ये सब चीज़ उसको देना पड़ेगा DIR 2 में, ऑन और बिफोर इज अपॉइंटमेंट। और फिर वो जो DIR 2 में दे देगा कंपनी को, फिर कंपनी उस चीज़ को फाइल करेगा ROC के बाद, ROC के पास विद इन 30 डेज ऑफ इस अपॉइंटमेंट इन DIR 12। मतलब आदमी देगा DIR 2 में ऑन और बिफोर अपॉइंटमेंट, और फिर कंपनी को, और फिर कंपनी देगा ROC को DIR 12 में 30 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट के। अच्छा, ये सब जो ये सब वाला चीज़ है, डे फॉर्म वाला सब है, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनीज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ID। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑफ BOD दैट ही फुलफिल्स कंडीशन स्पेसिफाइड इन द एक्ट। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके बाद है रिटायरमेंट बाय रोटेशन, उसका अलग ऑडियो। रिटायरमेंट बाय रोटेशन 152 सबसेक्शन 6, पब्लिक कंपनी पे ये चीज़ एप्लीकेबल होगा। हर साल टोटल जो डायरेक्टर्स है, टोटल डायरेक्टर्स बोला मैं, इसका मतलब टोटल में भी हम लोग अभी देखेंगे टोटल का मतलब क्या होता है। उसमें से एटलीस्ट 2/3 विल बी, उस वो लोगों का ऑफिस विल बी लाइबल टू बी डिटर्मिनेशन बाई रिटायरमेंट बाई रोटेशन होगा। अब वो 2/3 में से 1/3 ही रिटायर होंगे। अब वो 1/3, अच्छा ये जो 2/3 होगा, ये 2/3 में हम लोग अपर राउंड ऑफ करेंगे। अच्छा, ये 2/3 इंटू 1/3, 2/3 का 1/3 लोग रिटायर होगा। अब वो 1/3 कैसे डिसाइड होगा। अच्छा, ये जो 1/3 है ये हम लोग नॉर्मल करेंगे। ये कैसे डिसाइड होगा, जो सबसे पुराना आदमी है, अगर पुराना आदमी सेम डे 2 जन ज्वाइन किया तो जो सुबह पे जल्दी आया, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो फिर लॉटरी से होगा, या फिर वो लोग कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट से करके दे देगा। अच्छा, टोटल जो हम लोग बोले थे स्टार्टिंग में, वो टोटल में कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा। टोटल में नहीं आएगा ID इंडिपेंडेंट को हम लोग टोटल में नहीं गिनेंगे, वो रिटायर नहीं होगा हर साल। और हम लोग नहीं गिनेंगे नॉमिनी को, कि जो नॉमिनी डायरेक्टर है वो भी टोटल में नहीं आएगा, और ऑल्टरनेट है वो भी टोटल में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी लोग टोटल में आएगा। लेकिन जो टोटल में आने के बाद भी ये लोग हम लोग रोटेशनल 2/3 में नहीं गिनेंगे। किसको नहीं गिनेंगे 2/3 में, एडिशनल को और कैजुअल को। ये लोग टोटल में गिनेंगे ऊपर में 10 में से ये लोग आएगा टोटल। ये जो 2/3 करेंगे उसमें ये लोग का नहीं रहना चाहिए। कौन लोग ही, दे आर नॉट, दे आर नॉन रोटेशनल। कौन, एडिशनल और कैजुअल। एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल, इसमें से एडिशनल नीचे में रहेगा, मतलब टोटल में रहेगा लेकिन नॉन रोटेशनल। ऑल्टरनेट और नॉमिनी ये लोग नहीं रहेगा टोटल में, और कैजुअल रहेगा टोटल में, लेकिन ये लोग नॉन रोटेशनल रहेगा। अच्छा, इसमें एक दो छोटे छोटे पॉइंट और है, कि जैसे जो नॉमिनी डायरेक्टर है, कोई उसको अगर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट कर रहा है तो ही वो, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल में नहीं गिनेंगे। LIC बैंक वैंक, तो अगर सोच लो मैं किसी और आदमी को, नॉर्मल प्राइवेट आदमी को लोन दिया, वो बोलता है कि मेरा बंदा को बैठा हो नॉमिनी डायरेक्टर के हिसाब से, तो वो गिनाएगा, वो टोटल में गिनाएगा, उसके साथ सब जो जो होना होगा। और जो लोग GM में अपॉइंट होता है वो लोग ही GM में रिटायर होता है, मतलब इस RBR रोटेशनल वाला में। वो लोग तो नहीं होता GM में एडिशनल ऑल्टरनेट नॉमिनी, इसलिए वो लोग इसमें टेक्निकली नहीं हो रहा है। ये इसके पीछे का रीज़न है। और MD और KMP हो सकता है रोटेशनल, नॉन रोटेशनल, डिपेंडिंग ऑन टर्म्स, लेकिन ये लोग टोटल नंबर में गिना जाएगा। अच्छा, अगर ये
सोच लो कि ये जो मीटिंग में होना है वो मीटिंग ही नहीं हुआ, तो फिर आखिरी मीटिंग में मतलब जो आखिरी दिन है, जो माना कि साल का आखिरी दिन जिस दिन मीटिंग होना चाहिए था, उस दिन माना जा लिया जाएगा ऐसा ऐसा हुआ है, और जिसको रिटायर होना है रोटेशन से वो लोग अपने आप हो जाएगा। सोच लो ऐसा नहीं हुआ, और या फिर आखिरी मीटिंग का डेट एक्सटेंड हो गया प्रॉपर रूल्स के हिसाब से, वो लोग अगर एक्सटेंशन मांगे यार उसी को लिख के, तो फिर जो नया डेट मिला एक्सटेंशन का उसमें मान लिया जाएगा कि लंगर हो गया। अच्छा, और अगर रिटायरमेंट वाला दिन मतलब कंपनी को, अच्छा किसी रिटायर हो गया सब डायरेक्टर रोटेशन से, तो क्या हो सकता है, या तो वो लोग वापस अपॉइंट कर दें, या फिर वो लोग के बदले कोई नया आदमी को अपॉइंट करें, या फिर एक्सप्रेसली रिजॉल्व करें कि वी डोंट हैव टू फिल दिस वैकेंसी। अगर ये सब तीनों चीज़ नहीं हुआ, मतलब वो लोग कुछ ही नहीं किया, तो मतलब ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा रिटायर होके। इफ़ इन दी एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, मतलब मीटिंग एडजर्न हो जाएगा अगली बार के लिए, सेम डे सेम प्लेस नेक्स्ट वीक। If in the adjourned meeting also vacancy not filled plus not resolved plus retiring directors deemed reappointment। अच्छा, नो डीम्ड अपॉइंटमेंट या फिर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट होगा किन केस में? इन 5 केस में, LWR 164 162। एल बोले तो अगर कोई रेजोल्यूशन पुट अप एंड लॉस्ट। W, if any director expresses his unwillingness to in writing। आर, अगर कोई ऑर्डनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड एज पर दिस एक्ट 164 162, अगर वो डिस्क्वालिफाइड है 162 4 में, या फिर 162 एप्लीकेबल है इस केस को। 162 मतलब बहुत सारा, एक रेजोल्यूशन वो वाला चीज़ है। अच्छा, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी एंड होल्ली ओन्ड सब्सिडरी देयर ऑफ। गवर्नमेंट कंपनी मतलब 51% से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पे। सेक्शन 153 एप्लीकेशन है डिन के लिए, DIR 3 जिसको बोलते हैं। 154 अलॉटमेंट होगा डिन का, 30 डेज़ के अंदर हो जाएगा। कोई गलती है तो 15 दिन के अंदर वेबसाइट से देख के वापस अपने को चढ़ाना है उसमें, या फिर वो लोग रिजेक्ट कर सकता है, या फिर पार्शली बोल सकता है कि ठीक करके वापस दो। सेटिस्फैक्शन होगा जब तक CG का, तब तक ही होगा। और CG बोलने का मतलब है कौन है? नोएडा का वो जो बंदा है ना, क्या नाम था उसका, मिल नहीं रहा अभी उनका नाम। ठीक है। 155 प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन वन डिन। 156 इंटीमेशन ऑफ डिन बाई डायरेक्टर टू द कंपनी, मतलब वो स्टार्टिंग वाला था कि 30 दिन के, 1 महीना के अंदर बता दो 3B में, नहीं बताया तो फिर फाइन लगेगा तुमको 157 में। और मतलब कुछ अगर क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डेन, सब जगह पे लिखना है तुमको, डेन वेन ये वो। अच्छा, कंपनी को बता देना है ROC को, आदमी बताएगा कंपनी को 30 दिन के अंदर, ROC बताएगा, कंपनी बताएगा ROC को 15 दिन के अंदर। और इस में कोई भी कॉन्ट्रवेंशन हो तो 50,000 रुपया का फाइन है 159 में। 50,000 रुपये प्लस 500 रुपये पर डे। इसमें कुछ कुछ और है कि दिन कैंसिल हो जाएगा अगर डुप्लीकेटेड है, अगर रॉन्गफुल मैनर में है, डेथ हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, एडजुडिकेटेड अनसॉल्वेंट हो गया, या फिर आदमी सरेंडर कर दिया। DIR 5 में सरेंडर तभी होगा जब आज तक कभी वो दिन कभी वो चीज़ में यूज़ नहीं हुआ। अगर कभी अमेंडमेंट कराना हो आपको अपना, कोई DIR 6 में होता है 30 दिन के अंदर होगा वो, कोई भी नॉर्मल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कभी भी हो सकता है, कितना भी नहीं लगेगा। जब हो गया उसके बाद से कुछ चेंजेस है तो फिर डायरेक्टर को इंटीमेट करना पड़ेगा वो सब चेंजेस कंपनी को, जो चीज़ चेंज हुआ 15 दिन के अंदर। सेक्शन 160 राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, मतलब कोई नया आदमी को अगर डायरेक्टर बनना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले नोटिस जाएगा कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस में 14 दिन एटलीस्ट मीटिंग से पहले। नोटिस के साथ साथ 1 लाख रुपये का एक तो चेक भी जाएगा, जो कि जिसको कि डिपॉजिट माना जाएगा। ये जो 1 लाख रुपए का चेक है ये 3 केसेस में नहीं लगेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए ऐसा उसको नॉमिनेट किया जा रहा है, या अगर आप नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी NRC उस आदमी को नॉमिनेट कर रहे हैं, या फिर जिस कंपनी में NRC नहीं है तो BOD उस कंपनी का उसको अगर मतलब नॉमिनेट कर रहा है, तो फिर उस समय ये चीज़ नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो 1 लाख रुपए का चेक है ये रिफंड हो जाएगा अगर आदमी जीत गया, या फिर अगर आदमी नहीं जीता, जीत गया मतलब OR में, अगर नहीं जीता और उसको रेजोल्यूशन में वो नहीं बन पाया डायरेक्टर, लेकिन उसको 25% से ज़्यादा वोट मिला तो मिल जाएगा। मतलब एग्जैक्ट 25 मिला तो फिर पैसा वापस नहीं मिलेगा, कट जाएगा। लेकिन अगर 25 से ज़्यादा वोट मिला उसको तो फिर पैसा रिटर्न कर देगा, भले वो डायरेक्टर नहीं बने तो भी। कंपनी को जब नोटिस मिल जाएगा तो फिर एटलीस्ट 14 दिन पहले तो उसको नोटिस कंपनी को मिलना ही चाहिए। फिर कंपनी 7 दिन पहले
अपने सब मेंबर लोगों को बताएगा कि ऐसा ऐसा कुछ आदमी को नॉमिनेट किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि इसको लड़ेगा ये डायरेक्टर के लिए। कैसे सबको नोटिफाई करेगा, या सबको नोटिस भेजो, ईमेल करो, लिखो, कुछ भी करो। और आपको और मतलब एंड आपको वेबसाइट पे भी डालना है। ऑल्टरनेटिवली आप चाहे तो कोई न्यूज़पेपर में भी डाल सकते हैं 7 दिन पहले। न्यूज़पेपर दो तरह का होना चाहिए, लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये लोग पंगा किया है। निजी कंपनी रहेगा तो 1 लाख का चेक नहीं 10,000 का चेक होगा। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी होगा तो फिर कंपनी के पास पावर है डिसाइड करने का कि उसको पैसा लौटाना है कि नहीं लौटाना है, अगर 25% से या 25% से कम वोट मिला है तो। मतलब कंपनी के पास उसमें तो चाहे तो अभी भी कभी भी लौटा सकता है, पैसा नहीं मिले तो भी। सेक्शन 8 कंपनी है, मतलब ये पावर रहेगा उसके पास। अच्छा, ये सारा पूरा सेक्शन 160 जो है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी का तो प्राइवेट है तो उसको सबसे मतलब नहीं है, और 100% गवर्नमेंट कंपनी को भी मतलब नहीं है, एंड होली ओन सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी को भी मतलब नहीं है। और तीसरा सेक्शन 8 कंपनी जिसका इलेक्शन बैलेट से होता है, ऐसा एओए में लिखा था, 3 जन का एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट 100%, फर्स्ट हो गया प्राइवेट, सेकंड हो गया 100% गवर्नमेंट प्लस होली ओन सब्सिडरी, थर्ड हो गया सेक्शन 8 कंपनी whose AOA provides for election by a postal ballot. Section 161, 1, 2, 3, 4, additional alternate nominee casual. एडिशनल डायरेक्टर की पहले बात करते हैं। एडिशनल डायरेक्टर जो है वो एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर ऐड हो सकता है, उसका आर्टिकल्स में ऐसा लिखा होना चाहिए कि बोर्ड के पास पावर है कि अपना खुद का वो लोग डिसीजन लेके किसी एडिशनल डायरेक्टर को घुसा दे। एडिशनल डायरेक्टर को ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो कि कभी जनरल मीटिंग में हु हैज़ फेल्ड टू गेट अपॉइंटेड, जिसको वोट नहीं मिला था। उसका टेन्योर होगा अगला एजीएम या फिर लास्ट डे जब तक एजीएम हेल्ड होना चाहिए था, अपॉइंटेड बाई पासिंग अप रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, एंड कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाई रेजोल्यूशन बाई सर्कुलर। कोई मेंबर ओवर एस ऐसा कर सकता है? नहीं। अगर आरओसी डेट बढ़ा दे तो एजीएम का लास्ट डेट का, हाँ, तो जो जो लास्ट डेट है तब तक उसका टेन्योर हो जाएगा। अच्छा, वो जो एडिशनल डायरेक्टर है वो एमडी डब्ल्यूटीडी हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। वो रिटायरिंग डायरेक्टर को एडिशनल वापस ला सकते हैं? नहीं, नहीं ला सकते। आफ्टर द एंड ऑफ एडी टेन्योर अगर कंपनी चाहे तो उसको नॉर्मल डायरेक्टर बनाना है, हाँ, बना सकते हैं। ये हो गया 161 एडिशनल, 161 एडिशनल। अब हो गया 161 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर मतलब किसी के बदले आता है, ये कोई प्रॉक्सी नहीं है, ये अपने आप में डायरेक्टर है। और ये तभी आता है जब कोई बंदा इंडिया के बाहर जा रहा हो फॉर ग्रेटर देन 3 मंथ्स। 3 मंथ से ज़्यादा है, 3 मंथ के बराबर कोई इंडिया से बाहर जा रहा है तो अपने बदले के वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना के जा सकता है, वो अपना सारा उसका काम धाम संभालेगा। अच्छा, कोई आईडी जा रहा है तो उसको अपने बदले आईडी जो रहेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो उसके बदले में बनाएगा वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। 149(6) का उसको नियम भी से फॉलो करना चाहिए। इसका टेन्योर होगा जो जा रहा है बंदा उसका ओरिजिनल टर्म, या फिर जब तक वो इंडिया वापस नहीं आ जाए, जो भी जल्दी, मतलब वो इंडिया वापस आ जाए 3 साढ़े 3 महीना में तो ठीक है, ये हट जाएगा, वापस हट जाएगा। इससे पहले उसका टर्म खत्म हो जाए तो इसका भी टर्म खत्म हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट वाला जो चीज़ होता है वो ओरिजिनल डायरेक्टर ऑटोमेटिक रीअपॉइंट हो जाएगा अगर इसका टर्म खत्म हो गया तो। जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है वो नहीं, ऑटोमेटिक उसी का होगा जो ओरिजिनल था। ये प्रॉक्सी नहीं है, जो इसका अपना इज्जत है उसका अपना इज्जत है। कैन ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी अपॉइंटेड बाई, मतलब जो बंदा जा रहा है वो बोले मेरे बदले इसको रख लो, तो ऐसा नहीं होता। बोर्ड को बोलना होगा, पावर बोर्ड के पास है एओए में कि ऐसा करने का। और एक और बात यहाँ पे, जनरल मीटिंग में ओवर पास करके भी हम लोग ऑल्टरनेट डायरेक्टर को रख सकते हैं। अच्छा, 3 महीने से कम के लिए बाहर जा रहा है तो रख सकते हैं? नहीं। 3 महीने से बोल के गया 4 महीना का, लेकिन आगे 1 महीना में ही, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोल के तो क्या देना 3 महीने के लिए। अच्छा, वो WMD या WTD हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अब इसके बाद 161 सबसेक्शन 3 नॉमिनेट डायरेक्टर। इसमें भी एओ में पावर एओ में लिखा होना चाहिए कि बोर्ड के पास पावर है कि कोई नॉमिनेट डायरेक्टर बना पाए। नॉमिनेट डायरेक्टर वही जब कोई और इंस्टीट्यूशन बोले कि मेरा एक बंदा को नॉमिनेट करो अपना बोर्ड में बैठाने के लिए, तो ही फिर वो नॉमिनेट डायरेक्टर बनता है। और इट शुड बी इन परसुएंस ऑफ एनी लॉ और अग्रीमेंट, और बाई वर्च्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट्स का होल्डिंग कोई कंपनी में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकता है कि मेरे बदले इसको नॉमिनेट डायरेक्टर बैठा दो। अच्छा, फिर 161(4) कैजुअल वैकेंसी। कोई वैकेंसी हो जा रहा, कोई आदमी ऑफ हो गया, कुछ भी हो गया, कैसे भी चल गया अचानक से,
तो उसके बदले हम लोग एक वैकेंसी हो गया, तो अनफोर्सीन इवेंट की वजह से हम लोग किसी को फिल कर सकते हैं इसमें। मतलब क्या बोलते हैं, सच कैजुअल वैकेंसी शैल बी फाइल्ड सब्जेक्ट टू दी एओए बाय द बोर्ड। मतलब एओए में लिखा होना चाहिए कैसे क्या करना है, तभी हो पाएगा। जो दिस इज अ लिटिल डिफरेंट देन पावर कन्फर्ड बाय एओए, दिस इज पावर कन्फर्ड बाय लॉ। लॉ में लिखे हो सकता है, लेकिन एओए में तब भी लिखा होना चाहिए कि कैसे करना है ये। दिस नीड्स टू बी सब्सिक्वेंटली अप्रूव बाय द मेंबर्स इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। बाकी कहीं ऐसा नहीं था, इसमें ऐसा है कि जो मेंबर लोग हैं जनरल मीटिंग में, वो सब्सिक्वेंटली इसको रेटिफाई करेगा। क्यों? क्योंकि इसका टेन्योर बहुत लंबा हो सकता है। इसका टेन्योर कैसे हो सकता है? अप टू द डेट टू विच द ओरिजिनल डायरेक्टर वॉज अपॉइंटेड, जिसका ऑफिस वैकेट हो गया या मर गया, जो भी हो गया, जिसके बदले ये बंदा आया है। अच्छा, फिर वो जिस बंदा को लेते वो वापस मर गया, तो फिर वापस हम लोग उसको कर सकते हैं क्या कैजुअल वैकेंसी? नहीं। अच्छा, अगर कोई डायरेक्टर डिक्लाइन टू अज्यूम ऑफिस आफ्टर अपॉइंटमेंट अंडर 160, मतलब कोई बंदा को अपॉइंट कर दिया लेकिन फिर वो नहीं आया, तो वो कैजुअल वैकेंसी होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। और कोई डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है रिटायर, मतलब if director appointed under this section a retiring director under 152(6), no, cause not appointed under GM। कोई बंदा अगर, मतलब इसको बोलना चाह रहा है कि ये अगर रिटायर हो जाएगा क्या, वो बीच में जो पीरियड आता है? नहीं, नहीं होगी, हमें पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ये जो इंडिविजुअली पढ़े, अब सबका थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। पावर कन्फर्ड बाय एओए होना चाहिए एडिशनल में, ऑल्टरनेट में, नॉमिनी में। कैजुअल में पावर लॉ में है तो हो जाता है, लेकिन तब भी ये लोगों को एओ में चाहिए कि कैसे क्या करना है। टेनवर एडिशनल का था कि अगले एजीएम या फिर लास्ट डेट ऑफ एजीएम। ऑल्टरनेट जब तक सामने वाला बंदा वापस नहीं आ जाता है, फिर उसका टर्म खत्म नहीं हो जाता है। नॉमिनी का जो एज पर अग्रीमेंट रहेगा उसका वैसे। और वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी का टेनवर रहेगा जब ओरिजिनल का जो टेनवर था वही टेनवर। अच्छा, रेजोल्यूशन कैसे पास होगा? सबका बोर्ड मीटिंग में पास हो सकता है, सबका रेजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन से पास हो सकता है, लेकिन कैजुअल वैकेंसी का सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग से ही पास हो सकता है। जनरल मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं लगेगा बोर्ड मेंबर का, सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेट डायरेक्टर को जनरल मीटिंग में हम लोग रख सकते हैं। हाँ बस ठीक है, यही सब था, और तो कैसे कुछ पॉइंट नहीं है इसमें। सेक्शन 162, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। अगर जनरल मीटिंग में एक ऐसा मोशन पास हो गया कि एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स को सिंगल मोशन में, सिंगल रेजोल्यूशन में हम लोग उसको अपॉइंट कर दे, और वो जो, तब सबको एक साथ अपॉइंट हो सकते, इंडिविजुअली अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तभी होगा जब वो जो ये मोशन तभी पास होगा जब एक भी वोट इसके अगेंस्ट नहीं आएगा, ये इस वोट के अगेंस्ट में। इसके लिए अगर थोड़ा सा मतलब लीगल लैंग्वेज में बोले तो, अ जनरल मीटिंग अ मोशन for appointment of more than two persons as directed by a single resolution shall not be moved unless a proposal to move such motion has first been agreed to at a meeting without any vote being cast against it, without any vote being cast against it। यूनानिमसली पास होना चाहिए। अगर ऐसा इस चीज़ का कॉन्ट्रवेंशन में कोई भी चीज़ हो तो उसको वॉइड हम लोग मानेंगे। अगर एक बोर्ड मीटिंग में दो या उससे ज़्यादा एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड, बोर्ड ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। मतलब ये जो चीज़ है पूरा, एक से ज़्यादा वाला का जो नियम है, लॉ है, कानून है, ये दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू जनरल मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग वाला में ये कोई 162 का लफड़ा नहीं है, तो फिर वो इसको इसमें नहीं गिनाएगा, वो अलग चीज़, ये अलग चीज़ है। 163 को काट दिए हैं। एक है, नेक्स्ट है 164 डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन 164 का भी दो पार्ट में बढ़ते हैं, पहला पार्ट अलग पार्ट। पहला पार्ट इंडिविजुअली है, दूसरा पार्ट सारा डायरेक्टर्स के हो जाएगा। इंडिविजुअली डायरेक्टर को बोलते हैं, वो लोग कब डिस्क्वालीफाई होगा। इसका कैटेगरीज है, IIM, कॉल ऑफ, OR, 188, 152, 165। तो क्या कितना हो गया? IIM हो गया 3, कॉल ऑफ, OR, 188, 152, 165, 9 पॉइंट हो गया इसका। IIM क्या हो गया? सबसे पहले आई, अगर वो इंसॉल्वेंट है। दूसरा आई, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। मतलब पहला वाला कि इंसॉल्वेंट, पहला वाला हो गया अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, दूसरा वाला हो गया एप्लीकेशन पेंडिंग है उसका, इंसॉल्वेंसी वाला। एम हो गया अगर वो अनसाउंड माइंड का है। उसके बाद है कॉल,
अगर उसका कोई भी कॉल्स पेंडिंग है शेयर को लेके, पार्टली पेमेंट, अलोन, जॉइंटली, कुछ भी, और 6 महीना पार हो चुका है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट से, OFF ऑफ, अगर वो कोई ऑफेंस किया है इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, और उसको इम्प्रिजमेंट हुआ है 6 महीना या उससे ज़्यादा, तो फिर वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड है। मतलब 5 साल का टाइम पार हो चुका है तभी वो होगा। अच्छा, अगर उसको 7 साल या उससे ज़्यादा का सज़ा मिला है तो वो ज़िंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाइड है। अच्छा, और ओ आर जो था, दैट वाज फॉर ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पास बाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल, और ऑर्डर फोर्स में है, कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल ऐसा ऑर्डर पास कर दिया कि वो बंदा डिस्क्वालीफाइड है तो हो गया। इसके बाद था 188, 152, 185। 188 मतलब अगर वो कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है और 5 साल पार नहीं हुआ है उस चीज़ को अभी तक, मतलब 5 साल तक अगर हो गया तो 5 साल तक नहीं हो सकता, उसके बाद ही होगा। 152 अगर उसके पास दिन नहीं है, और 165 मतलब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पार कर चुका है। तो अब अगला ऑडियो में रहेगा कि 164 सबसेक्शन 2 मतलब कि सारा डायरेक्टर कब एक साथ में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। 164 का सेकंड पार्ट, जब सारा डायरेक्टर एक साथ डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कब होगा? पहला सिनेरियो, नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इंग्लिश वाला और, या फिर नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न कुछ भी फाइल नहीं किया तो 3 साल के लिए, या फिर फेल टू रीपे DDD, डिपॉजिट्स प्लस इंटरेस्ट, डिबेंचर्स प्लस इंटरेस्ट, या फिर डिक्लेयर डिविडेंड, एंड सच फेलियर कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर और मोर। अगर वो बोल दिया हम डिविडेंड देंगे, या फिर उसको डिबेंचर रिडीम करना था, या फिर उसका इंटरेस्ट देना था, या फिर डिपॉजिट रिडीम वापस पे करना था, या फिर इंटरेस्ट देना था, और 1 साल तक नहीं किया, तो फिर सारा डायरेक्टर एक बार में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑन दैट कंपनी और अपॉइंटमेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अच्छा, जो नया डायरेक्टर उसके बदले आएगा उसको 6 मिनट के लिए, मतलब ही शैल नॉट इनकर एनी डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि आखिर उसको चीज़ ठीक ठाक करना है ना। अच्छा, AOA ऑफ प्राइवेट कंपनी में प्रोवाइड एडिशनल ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। एडिशनल ग्राउंड प्राइवेट कंपनी ही बोल पाएगा, और कब 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 क्या क्या होगा। और अगले दिन ठीक कर दिया तो नहीं, तो भी 5 साल के लिए कूलिंग पीरियड रहेगा। नया डायरेक्टर 6 महीने के लिए तो नहीं होगा, बात हो ही गया है। अच्छा, कोई लोन वोन का रहेगा तो फिर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। और डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है कि नहीं है 164(2) में, ये डायरेक्टर को कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा DIR 8 में। और जब भी कंपनी डिफ़ॉल्ट करता है, कंपनी के सारे डायरेक्टर के साथ ऐसा हो जाता है, तो 30 दिन के अंदर DIR 9 को ROC को फाइल करना है। 30 दिन के अंदर DIR 9 टू ROC, 30 दिन के अंदर DIR 9 टू ROC। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 165, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 20 हो सकता है एक बार में। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एक डायरेक्टर जो होल्ड कर सकता है वो है 20। उसमें से पब्लिक कंपनी मैक्सिमम 10 हो सकता है। अच्छा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि होल्डिंग है, सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी का, को तो फिर उस प्राइवेट कंपनी को भी गिनेंगे हम लोग 10 में, 10 पब्लिक कंपनी में। अच्छा, और अगर कोई डोरमेंट कंपनी है तो उसको हम लोग 20 में नहीं गिनेंगे। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन आता है, अगर कोई प्राइवेट डोरमेंट कंपनी है तो उसको 20 में गिनेंगे? नहीं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि डोरमेंट भी है और सब्सिडरी भी है, हाँ, तो उसको 10 वाला में गिनेंगे। लेकिन और कोई सिर्फ और सिर्फ डोरमेंट कंपनी है, पब्लिक है, तो 10 में गिनेंगे लेकिन 20 में नहीं गिनेंगे। अरे, कोई कंपनी का डायरेक्टर्स लोग स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत इस नंबर को घटा सकता है 165 का।
इसका पेनल्टी है 2000 पर डे अप टू ₹2 लाख, एंड दिस होल सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनीज. Section 166, duties of director. Act in accordance with articles of association. Act in good faith to promote object of the company, benefit of all stakeholders. Exercise duties with due and reasonable care. Not involved in situations which may possibly conflict with interest of the company. Not attempt to achieve undue gain or advantage. If found guilty, liable to pay such amount. Not assign his office. If assigned, that will be void. सेक्शन 167, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स. इसमें टोटल 8 केसेस है. पहला केस 164 में जब डिस्क्वालीफाई होगा तो फिर वेकेट भी हो जाएगा. दूसरा केस एब्सेंट फ्रॉम ऑल बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड ड्यूरिंग 12 मंथ्स विथ और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस. तीसरा केस एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184, इंटरेस्ट वाला. जिसको इंटरेस्ट है तो फिर रिलेटेड पार्टी है तो उसको करना है नहीं करना है, मतलब बताना है. चौथा फेल्स टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट. तीसरा था कि मतलब कॉन्ट्रवीन किया, और चौथा था कि बताया ही नहीं. पांचवा डिस्क्वालिफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट. छठवा कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड प्लस सेंटेंस फॉर ग्रेटर देन 6 मंथ्स. अच्छा, ये जो 2 केस है इसमें अपील भी कर सकता है, बताएंगे. डिस्क्वालिफिकेशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट या फिर कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस वाला में अपील कर सकते हैं, पांचवा और छठवा में. सातवां रिमूव्ड अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. और आठवां ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस और एनी होल्डिंग और एनी एम्प्लॉयमेंट, और वो एम्प्लॉयमेंट ही सीज टू एग्जिस्ट या फिर वो ऑफिस ही सीज टू एग्जिस्ट कर दिया, तो फिर वो डायरेक्टर क्या करेगा. अपील वाला बात पे आगे आते हैं कि अपील कर सकता है. पॉइंट नंबर ई और एफ में, 5 और 6 में, कि कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल बोल दिया ऑर्डर देखिए कि डिस्क्वालीफाइड है, या फिर अगर उसको जेल हो गया था, कोई ऑफेंस किया था मॉरल टर्पिट्यूड 6 महीने से ज़्यादा वाला, तो फिर वो 30 दिन में ऑर्डर के अंदर अपील कर सकते हैं. काम कर दिया, अपील कर दिया, अब अपील का जवाब आ गया, माफ़ हो गया तो ठीक है, लेकिन बोला नहीं तुम गुनहगार हो, तो फिर वो 7 दिन का टाइम और मिलता है उसके बाद हायर अथॉरिटी में अपील करने का. तो फिर वो कर देगा, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो होना है वो उसका हो जाएगा. अच्छा, अगर सोच लो सारा डायरेक्टर्स एक बार में वैकेट हो गया तो फिर प्रमोटर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा उतना नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो रिक्वायर्ड है, ताकि वो जीएम बुला पाए, और फिर जब जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा तब उसके बाद असली डायरेक्टर्स अपॉइंट किया जाएगा. अच्छा, एक और बात, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी में प्रोवाइड फॉर एडिशनल ग्राउंड, इसमें भी है. इसमें कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगा. बोर्ड के पास पावर नहीं है कि वो कोई भी ग्राउंड को वेव कर दे ऐसा होने से. ऑटोमेटिक वैकेशन हैपन्स अंडर सेक्शन 167. कोई बोर्ड रेजोल्यूशन का इसमें ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टर रिज़ाइन कर सकता है सेक्शन 168 में. डायरेक्टर में रिज़ाइन बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी. डायरेक्टर चाहे तो वो उस नोटिस को आरओसी को भी भेज सकता है रेजिग्नेशन का डेट से 30 दिन के अंडर DIR 11 में. और अगर कोई फॉरेन डायरेक्टर है और कंपनी DIR 12 ऑलरेडी फाइल कर चुका है, तो फॉरेन डायरेक्टर कोई CA या CS को या CWA को अपॉइंट कर सकता है, या कोई रेसिडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है कि वो उसके बदले में DIR 11 दे दे. DIR 11 ज़रूरी नहीं है कोई भी केस में, वो डायरेक्टर अपना सेफ्टी के लिए चाहे तो दे सकता है, कि अगर कंपनी किसी को बताया नहीं कि ये अब डायरेक्टर नहीं है तो. अच्छा, जब वो ओरिजिनली नोटिस दे दिया था कि हमको नहीं रहना है, तब द बोर्ड हैज़ टू टेक नोटिस ऑफ द सेम. कंपनी को आरओसी को बताना है कि ऐसा हुआ है 30 दिन के अंदर DIR 12 में. कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर डालना है, और कंपनी को ये जो फैक्ट है कि ये रिज़ाइन हो चुका है ये चीज़ अपना बोर्ड रिपोर्ट में डालना है, और जनरल मीटिंग में भी इस बारे में बताना है सबको. रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से होगा? डेट ऑन विच चिट्ठी रिसीव्ड बाई कंपनी, या फिर चिट्ठी में कोई और आगे का डेट लिखा है तो विच एवर इज़ लेटर. अच्छा, डायरेक्टर इज़ लायबल फॉर ऑफेंसेस जो उसका टेन्योर में हुआ था उसके वजह से. सेक्शन 169, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर. कंपनी भी रिमूव कर सकता है, मेंबर लोग रिक्वेस्ट करके रिमूव कर सकता है. अगर कंपनी रिमूव करेगा तो OR लगेगा,
ये SR लगेगा। OR तब लगेगा जब नॉर्मल केस में, SR तब लगेगा जब डायरेक्टर का अपॉइंट भी SR से किए थे, इसलिए तो रिमूव भी SR से होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंट होता है SR से, तो उसको अगर कंपनी को रिमूव करना है तो SR लगेगा। दोनों केस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हट दिया जाएगा। अगर जब स्पेशल नोटिस वाला बात आता है, जब मेंबर लोग रिक्वेस्ट करेगा हटाओ, तो मेंबर लोग स्पेशल नोटिस भेज देगा, स्पेशल नोटिस कि हमको ऐसा चाहिए। कब भेजेगा? मीटिंग से 14 दिन पहले, एटलीस्ट 14 दिन पहले। कौन मेंबर लोग भेज सकते हैं? लोअर ऑफ 1% ऑफ वोटिंग पावर या फिर पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख, मतलब 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल वाला मेंबर लोग सब एक साथ मिलके, या फिर 1% ऑफ वोटिंग पावर, 1%, 1% लोग सब मिलके बोल देगा कि हमको इसको हटाना है भाई, तो फिर वो नोटिस वैसे लिख ला के भेज देगा। जब नोटिस मिलेगा तो कंपनी वो नोटिस डायरेक्टर को भी भेजेगा। अब डायरेक्टर के पास राइट्स है, 3 राइट है। टू बी हर्ड ऑन रेजोल्यूशन एट द मीटिंग, पहला। टू मेक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी, अभी लिख के कुछ भेज सकता है, दूसरा। तीसरा, कंपनी को बोलेगा कि हम जो तुमको रिप्रेजेंटेशन भेजे है वो तुम मेंबर लोगों को भी बताओ। अच्छा, अगर कंपनी के पास टाइम होगा कि वो बता सकते हैं मेंबर लोगों को, तो कंपनी को मेंबर लोगों को बताना होगा कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिला है, फर्स्ट। दूसरा, वो कॉपी भेजना होगा रिप्रेजेंटेशन का मेंबर लोगों को। तीसरा, अगर वो नहीं बता पाया, नहीं जा पाया, कुछ भी रीज़न से नहीं हो पाया, तो फिर उस रिप्रेजेंटेशन को रीड आउट करना पड़ेगा मीटिंग में। ये जो रीड आउट है, दिस इज विदाउट प्रेजुडिस टू इज राइट ऑफ ओरल रिप्रेजेंटेशन। उसके पास 3 राइट था ना, कि हर्ड करने का, रिप्रेजेंटेशन का, और मेंबर लोगों को नोटिफाई करने का रिप्रेजेंटेशन का। तो वही रिप्रेजेंटेशन किया तो जाएगा और उसको ओरल बोलने का मौका दिया जाएगा, दो ऐसे दोनों कट जाएगा, दोनों मौका मिलेगा। अच्छा, अगर कंपनी को ऐसा लगता है या फिर कोई और आदमी को ऐसा लगता है और ट्राइबल मान गया कि हाँ भाई ये लोगों को जो लगता है सही लगता है, क्या कि डायरेक्टर बेफालतू का नीडलेस पब्लिसिटी या डिफेक्टरी मैटर ये सब कर रहा है, तो उसको माइक छीन लेंगे। माइक कैसे छीनेंगे? या फिर उसको बोल, मतलब माइक छीन लेंगे। अगर पहले ही लग गया तो हो सकता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मेंबर लोगों को नहीं भेजने देंगे, या फिर नहीं पढ़ने देंगे, या फिर उसको बकबक करने भी नहीं देंगे, और ये सब जो खर्चा लगेगा ट्राइब्यूनल का वो उसको देना भी पड़ेगा। अच्छा, वैकेंसी जो हुआ है वो स्पेशल नोटिस में लिख सकते हैं कि इसके बदले इसको कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको नॉर्मल तरीके से भी फिल कर सकते हैं, या फिर कैजुअल वैकेंसी से भी फिल कर सकते हैं। अच्छा, जो नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा, मतलब जो लेटर में लिख दी है कि इसके बदले इसको कर दो, तो ही शैल होल्ड ऑफिस टिल द डेट। पुराना आदमी जब तक होल्ड करता है तब तक ही ये होल्ड करेगा, पुराना का जो टेन्योर हो रहा है वही होल्ड करेगा। अच्छा, जिसको हटाया गया उसको CFLO भी नहीं मिलेगा, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन रिमूवल अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट डिप्राइव अ पर्सन ऑफ CFLO इफ एलिजिबल एज पर, अच्छा नहीं सॉरी, उसको कंपनसेशन, रिमूवल अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट डिप्राइव अ पर्सन ऑफ CFLO इफ एलिजिबल एज पर टर्म्स ऑफ, अगर ऐसा है तो उसको नहीं, मतलब CFO दे देंगे अगर ज़्यादा दिक्कत है तो। डायरेक्टर को नहीं हटाया जा सकता इस सेक्शन में 3 तरीके से, अगर ट्राइब्यूनल उसको अपॉइंट किया है। पहला, 242 ट्राइब्यूनल अपॉइंट किया है। दूसरा, अगर वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आया है, 163, ये सेक्शन हम लोग काट दिए थे, पढ़े नहीं थे। और तीसरा, अगर वो नॉमिनी डायरेक्टर है, कोई स्पेशल एक्ट या फिर कोई एग्रीमेंट या वैसे, तो इन सब केस में उसको नहीं हटाया जा सकता। एक केस लो है LIC वर्सेस एक्सकॉर्ट्स का, कि मतलब ग्राउंड फॉर रिमूवल या रीज़न फॉर रिमूवल जो है वो चिट्ठी में, स्पेशल नोटिस जो मेंबर लोग भेजेगा उसमें लिखना जरूरी नहीं है। सेक्शन 170 रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर और KMP और वो लोगों का होल्डिंग जो है वो सब बना के रखना पड़ेगा, कि सब डायरेक्टर और उसको कंपनी में, एसोसिएट में, कैश में, मतलब टोटल कैश में या कोई सब्सिडरी में कितना परसेंट शेयर क्या क्या कैसे होल्ड करता है, रजिस्टर को रखा जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस में। और कोई कंपनी ये रजिस्टर को रिटर्न में भी फाइल करेगा हर डायरेक्टर के अपॉइंट होने के 30 दिन के भीतर। ये हो गया सेक्शन 170। अब सेक्शन 171 में मेंबर को राइट है, ये जो 170 वाला रजिस्टर है वो इंस्पेक्ट करने का। वो बिजनेस आवर में आके कंपनी में इंस्पेक्ट कर सकता है, या फिर AGM में आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। AGM में भी ये रजिस्टर खुला करके कोना में रख दिया जाएगा, कोई भी आके देख लो। मेंबर को हक है इसका फ़ोटो कॉपी करा लो, फ़ोटो खींच लो, कुछ भी कर लो। और अगर कंपनी को मेंबर रिक्वेस्ट करे तो इसको 30 दिन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबर को ये रजिस्टर भेजा भी जाएगा। इसके बाद से लास्ट सेक्शन, सेक्शन 172 फॉर दिस चैप्टर, दैट इज़ अगर आप कोई भी गलती कर रहे हो, स्पेसिफिक गलती नहीं लिखा है, तो फिर आपको फ़ाइन लगेगा, पनिशमेंट का जो भी है वो सब लगेगा 50,000 रुपया, जो कि एक्सटेंड हो सकता है
₹500 पर डे करके, और इसका मैक्सिमम कैप लग जाएगा कंपनी के लिए 3 लाख, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के लिए 1 लाख। ₹50,000 ₹500 पर डे कर करके बढ़ेगा। ऑफिसर को मैक्सिमम 1 लाख तक का ठोक सकते हैं, कंपनी को मैक्सिमम 3 लाख का ठोक सकते हैं। ख़त्म चैप्टर 1।